Hello दोस्तों, in last video we have discussed section 17 apportionment of credit. We studied till here some common points for rule 42 and 43. 42 बात करता था apportionment of input tax credit on input and input services and apportionment of input tax credit relating to capital goods deal by rule 43. अब सम कॉमन पॉइंट्स पढ़ते हैं जो इस रूल के लिए हम क्या करते थे, जो भी हमारा कॉमन क्रेडिट आता था उसको ई अपॉन एफ करते थे, यानी कि एग्जाम सप्लाई से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते थे हम उसको टोटल टर्नओवर से। तो जो हमारा जो अमाउंट आता था कैलकुलेशन से वो हमारा वाला क्रेडिट आता था जो हमें रिवर्स करना है, जो हमारा एग्जाम सप्लाई के लिए यूज़ हुआ है। तो अब ये सेक्शन बता रहा है कि आपको मान लो किसी पीरियड में, किसी टैक्स पीरियड में क्या है, करंट के टैक्स पीरियड में आपके पास लास्ट क्या है, वो नहीं है, एग्जाम सप्लाई नहीं है आपके किसी पीरियड में, एग्जाम सप्लाई नहीं है, तो आप एग्जाम टर्नओवर क्या लोगे, आप लास्ट टैक्स पीरियड का एग्जाम टर्नओवर ले सकते हो उस केस में, ठीक है। उसके बाद एग्जाम सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड रहेगा, एग्जाम सप्लाई की एक डेफिनेशन एक्ट में दी गई है। उसके अलावा सेक्शन 17 बोलता है कि इन चीज़ों को भी आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम सप्लाई में काउंट करना पड़ेगा, मतलब ऐड करना पड़ेगा। और कुछ दो चीज़ें जिनको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। एक्ट जो बताता है आपका, वो बताता है एग्जाम सप्लाई का मतलब होता है एक तो ऐसी गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करना जो एग्जाम्ड है टैक्स से, और दूसरी जिन पे निल रेट है, या तो निल रेट सप्लाई, एग्जाम सप्लाई और नॉन टैक्सेबल, ये तीनों को मिला दोगे तो आपका आ जाता है एग्जाम सप्लाई। एक्ट में डेफिनेशन ये यहाँ तक ये बताई हुई है। लेकिन इसके अलावा ये वाली जो कैलकुलेशन है ये सेक्शन 17 ने बताई कि इसको भी आपको कंसिडर करके चलना है एग्जाम सप्लाई में। तो पहला क्या है, आउटवर्ड सप्लाई चार्जेबल टू टैक्स ऑन आरसीएम। आपको अपने एग्जाम टर्नओवर में उस सेल्स को भी काउंट करना पड़ेगा जो सेल्स आपकी आउटपुट सेल्स है, जो आपकी आउटपुट सेल्स है जिस पे आरसीएम लगता है, मतलब आपका जो बायर है वो टैक्स पे करता है, आप उससे चार्ज नहीं करते, तो उसको भी आपको एग्जाम्प्ट में काउंट कर लेना। हालांकि ये एग्जाम्प्ट नहीं है क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट को आरसीएम बेसिस पे मिल ही रहा है, लेकिन आपको इसको एग्जाम्प्ट में काउंट करना है। ऐसा क्यों करवा रहे हैं कि आपको ये ऐड करवा रहे हैं, क्योंकि जितना एग्जाम टर्नओवर ज़्यादा होगा ना, उतना आपका जो रिवर्सल बनेगा ना इस रूल के अंदर वो ज़्यादा बनेगा। तो सरकार चाहती है आप ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करो, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे ऐड करवा दिया। दूसरा आता है ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी तो जीएसटी से बाहर है, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि 1% आपको सेल वैल्यू ले लेना है उसका भी। अगर आपने कोई शेयर्स सिक्योरिटी डिवेंचर्स या बॉन्ड्स लिए हैं, बॉन्ड सेल किए हैं, तो उसका जो सेल वैल्यू है ना, उसका 1% आपको अपनी एग्जाम टर्नओवर में काउंट करना पड़ेगा। और तीसरा, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग व्हेन फुल कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग तो जीएसटी में की नेगेटिव लिस्ट में आता है, लेकिन इसको भी इन्होंने बोला कि आपको इसको भी अपने क्या कहते हैं एग्जाम टर्नओवर का पार्ट बनाना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ इस कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए। अदरवाइज इस पर कोई जीएसटी नहीं होता। आपको क्या करना है, लैंड एंड बिल्डिंग जो भी आपने सेल करी है उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है, स्टैम्प ड्यूटी नहीं लेनी, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है, ठीक है। जिस वैल्यू पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है उसको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कहते हैं। तो इसमें इन्होंने बोला 3 चीज़ें ऐड करवाई इन्होंने हमसे। एग्जाम टर्नओवर में क्या क्या आएगा, एक तो एग्जाम सप्लाई तो आती है, निल रेटेड सप्लाई भी आती है, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आती है। एग्जाम वो जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जाम कर दिया है, वो गुड्स और सर्विस जिस पर जीएसटी एग्जाम कर दिया गया है। निल रेटेड कौन सी गुड्स होती हैं, जिन पर सरकार ने क्या कहते हैं जीरो रेट लगा रखी है, मतलब जीरो रेट नहीं, सॉरी निल रेटेड मतलब जिस पर टैक्स की रेट निल है, निल मतलब होता है जीरो, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस भी होता है। और नॉन टैक्सेबल मतलब जिस पे अभी टैक्स ही नहीं है। पाँच गुड्स ऐसी हैं जिस पे टैक्स नहीं लगता था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एक अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। 6 गुड्स, टोटल 6 गुड्स ऐसी हैं जो नॉन टैक्सेबल है। उसके अलावा सारी गुड्स टैक्सेबल आती है, एग्जाम्प्ट होती हैं। उसके बाद तीसरा इन्होंने बोला ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़ की 1% आपको वैल्यू लेनी है एग्जाम टर्नओवर में। और तीसरा लैंड एंड बिल्डिंग को भी ले लेना है। और लेकिन आपको एग्जाम टर्नओवर में अपने को 2 चीज़ें माइनस करके चलना है। पहला तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिपॉजिट और एडवांस। आपने किसी को लोन दिया या डिपॉजिट दिया या एडवांस दिया, उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, उसको आपको इंटरेस्ट क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है वैसे तो, लेकिन उसको एग्जाम्प्ट में से आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा उसको। लेकिन बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी कंपनी के केस में ये क्या होगा, ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, फ्रेट चार्जेस जो होंगे वेसल के फ्रॉम इंडियन कस्टम स्टेशन टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, इसके जो फ्रेट चार्जेस हैं वो भी आपको क्या करने पड़ेंगे, एग्जाम टर्नओवर में से माइनस करने पड़ेंगे। तो जो आपका टर्नओवर आएगा ना एग्जाम्ट वाला, उसको आपको क्या करना है, यूज में लेना है ई अपॉन एफ करने के लिए। हमने पढ़ा एग्जाम टर्नओवर क्या है, एग्जाम्ट आएगा इसमें, एग्जाम्ट निल, नॉन जीएसटी, आरसीएम जिस पे क्या कहते हैं आपका बायर टैक्स पे कर रहा है, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी इसका 1% लेना है आपको,
सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है, और इंटरेस्ट ऑन लोन आ रहा है तो आपको उसको लेस करना है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम ए कस्टम स्टेशन टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, इसको भी माइनस करना है। तो ये आपका एग्जाम टर्नओवर आ जाएगा इस कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए। जो आप एग्रीगेट एग्जाम टर्नओवर और टोटल टर्नओवर निकालोगे उसमें आपको क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड नहीं करनी, कोई भी टैक्स नहीं है, मतलब कोई भी तरह का टैक्स इंक्लूड नहीं करना है, टोटल के सारे टैक्स ही हैं, ठीक है। कोई भी तरह का टैक्स इंक्लूड नहीं करना जो भी आप टर्नओवर निकालोगे उसमें। एक और बात, रूल 43 एंड 42 इज 43 रूल 43 एंड 42 की तरह हर ईयर एंड पर कोई एडजस्टमेंट कैलकुलेशन करना को नहीं बोलता, ठीक है। रूल 42 क्या होता है, आपको हर मंथ पर वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी रिवर्सल की, लेकिन रूल 43 में आपको ईयर एंड पे ही करनी है, सिर्फ हर मंथ करने की नीड नहीं है। अब सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, आईटीसी अपॉर्शनमेंट ऑप्शनल मेथड फॉर बैंक के लिए एक ऑप्शनल मेथड। इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की जगह ये वाला सेक्शन क्या करता है, एक ऑप्शन देता है बैंक्स को कि तुम अपना आईटीसी का अपॉर्शनमेंट ऐसे कर सकते हो जैसा इस सेक्शन में बताया गया है। तो इसमें क्या बता रहे हैं ये लोग, एज एन अल्टरनेटिव टू अबव रूल्स। अबव रूल्स मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, बाइफिकेट करना पड़ेगा। वो जो हमने ऊपर कैलकुलेशन देखी थी कॉम्प्लेक्स सी, उसकी जगह पे आप ये कर सकते हो। हाँ, ये कैलकुलेशन की जगह पे आप क्या कर सकते हो, सीधा ये वाला रूल लगा सकते हो अगर बैंक के केस में, ये सब करने की जगह। हाँ, एज एन अल्टरनेटिव टू अबव रूल बैंक एंड एनबीएफसीज कैन अवेल 50% क्रेडिट ऑफ एलिजिबल आईटीसी ऑन आईटी। जितना भी आपका एलिजिबल आईटी है उसका 15% आप ले सकते हो, एंड रिमेनिंग 50% शैल बी लेव्स। आपके मतलब अगर आप बैंक हो और आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का अपॉर्शनमेंट करना है, आपको जितना भी आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है उसका 50% ले लो आप, जितना भी उसमें से एलिजिबल है उसका 50% लेना है, और बाकी का आपको 50% क्या करना है, लेव्स कर देना है। वो सारे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। 50% सिर्फ एलिजिबल क्रेडिट का, ठीक है। जो ये 50% आपको लेना है सिर्फ ये एलिजिबल आईटीसी का लेना है, पूरा कोई पर्सनल नेचर का या फिर ब्लॉक आईटीसी है तो उसका 50% नहीं लेना, वो तो आपको लेस करना पड़ेगा। लेकिन 100% आईटीसी भी मिल जाएगा आपको, किसका, जो भी आपने इंटर ब्रांच से ट्रांजैक्शन किए हैं, अब आपस में जो ट्रांजैक्शन किए हैं उसका तो 100% मिलेगा ना। और ये ऑप्शन आपने एक बार ऑप्ट कर लिया तो इसको आप फाइनेंशियल ईयर के बीच में बदल नहीं सकते, मतलब ऑप्ट आउट नहीं कर सकते इससे। आपको इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी पड़ेगी, सबसे पहले टोटल आईटीसी ले लेना है बैंक के केस में, उस टैक्स पीरियड का टोटल आईटीसी क्या, उसमें से आपको माइनस कर देना है 100% जो क्या कहते हैं इंटर ब्रांच वाला है, ठीक है। 100% जो इंटर ब्रांच वाला है वो माइनस कर देना है, क्योंकि वो आपको 100% मिल जाएगा। उसके बाद जो 100% ब्लॉक क्रेडिट है उसको भी लेस कर देना है। फिर उसके बाद क्या आएगा, जो आपका आएगा कॉमन बोल सकते हैं उसको, कॉमन क्रेडिट आ जाएगा। कॉमन में से 50% आपको ले लेना है, 50% लेस कर देना है। 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट मतलब इनएलिजिबल क्रेडिट, ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो नहीं मिलेगा किसी को भी, ठीक है। जो एक रजिस्टर्ड पर्सन क्लेम नहीं कर सकता या सेट ऑफ नहीं कर सकता, उसको ब्लॉक क्रेडिट कहते हैं। इसमें कुछ लिस्ट दी हुई है कि इन गुड्स और सर्विसेज पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं। सबसे पहला, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13 पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर एक्सेप्ट, ठीक है। कोई भी मोटर व्हीकल खरीदी आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स नहीं लिखा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए आपने कोई भी मोटर व्हीकल खरीदी जिसकी अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, 13 लोगों से ज़्यादा की नहीं है ड्राइवर को मिला के। मतलब किसकी बात हो रही है, छोटी गाड़ियाँ जो कार हैं, लोग जनरली क्या करते हैं पर्सनल पर्पस के लिए कोई भी कार वगैरह खरीद के उसका आईटीसी बिजनेस में दिखा के ले लेते थे। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि आपको मिलेगा ही नहीं, चाहे आपने बिजनेस के लिए खरीदा चाहे पर्सनली खरीदा, आपको इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन है, इन केसेस में मिल जाएगा, वैसे तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये अगर इन 3 केसेस के लिए है, इन 3 केसेस के रिलेशन में आपने गुड्स को खरीदा था, मतलब मोटर व्हीकल परचेज करी थी, तो आपको आईटीसी हम दे देंगे। परचेज फॉर यूज इन फर्दर सप्लाई, आपने जो कार खरीदी थी, मान लो आप डीलर हो या फिर होल सेलर हो, आपने क्या करा, होल सेलर ने खरीदी मैन्युफैक्चरर से और उसको आगे डीलर को बेच दी। तो अब जो होल सेलर ने खरीदी है मैन्युफैक्चरर से, तो उस पर जो जीएसटी लगा है ना उसका आईटीसी उसको मिल जाएगा जब वो उसको सेल करेगा डीलर को, ठीक है। फर्दर सप्लाई करने के लिए लिया है, यानी कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिया है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद परचेज फॉर, पॉइंट बी बोलता है परचेज फॉर
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। आपका बिजनेस ही किस चीज़ का है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करने का है, ठीक है। ट्रैवल कंपनी हो आप तो मिल जाएगा आईटीसी, या आप कोई ड्राइविंग स्कूल चलाते हो तो मिल जाएगा, क्योंकि बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है। तो पॉइंट ये बोलता है कोई भी मोटर व्हीकल जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स के लिए लिया गया है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 लोगों से ज़्यादा की नहीं है, ड्राइवर को इंक्लूड करके, तो उस पर कोई भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, मतलब उस पर जो आईटीसी है वो ब्लॉक है। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन थे। आपने जो मोटर व्हीकल परचेस किया था ना, वो फर्दर सप्लाई करने के लिए लिया था, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। आपने जो मोटर व्हीकल परचेस किया है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का बिजनेस करते हो आप, उसके लिए मिल जाएगा। आपने ड्राइविंग स्कूल खोल रखा है, आप लोगों को गाड़ी चलाना सिखाते हो, उसके लिए आपने मोटर व्हीकल खरीदा था, तो भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अब पॉइंट डबल ए क्या बोलता है, वेसल एंड एयरक्राफ्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स एक्सेप्ट। अब दूसरा पॉइंट बोल रहा है आपने वेसल्स खरीदे, एयरक्राफ्ट खरीदे फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, तो भी हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। अभी तक पॉइंट ए बात कर रहा था ज़मीन पर चलने वाले गाड़ी की, पॉइंट बी बात कर रहा है ज़्यादा अमीर लोगों की, अंबानी टाइप लोगों की, वेसल पानी में चलने वाले वाहन की और उड़ने वाले साधनों की, उसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। अगर लेकिन वही 3 एक्सेप्शन यहाँ भी काम करेंगे। अगर आपने फर्दर सप्लाई करने के लिए उस वेसल एयरक्राफ्ट को खरीदा है तो मिल जाएगा। आप ड्राइविंग सिखाते हो उसकी, आप हवाई जहाज उड़ाना सिखाते हो या वेसल चलाना सिखाते हो, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। या आप कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हो, इंडिगो, आपने एरोप्लेन खरीदा तो मिल जाएगा। तो अभी तक 2 पॉइंट हमने पढ़े, 2 बोलते हैं, एक तो मोटर व्हीकल का नहीं मिलेगा, दूसरा बोला एयरक्राफ्ट और वेसल का नहीं मिलेगा। लेकिन इनके 3 एक्सेप्शन ये थे कि अगर आपने फर्दर सप्लाई के लिए खरीदा है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, अगर फर्दर सप्लाई के लिए खरीदा है तो चलेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए खरीदा है तो भी मिल जाएगा, और ड्राइविंग स्कूल के लिए आप ड्राइविंग सिखाते हो उस पर, ड्राइविंग स्कूल आपका, तो भी आपके लिए मोटर व्हीकल या फिर एयरक्राफ्ट वेसल्स चलेगा। उसके बाद पॉइंट ए बी क्या बोलता है, जर्नल इंश्योरेंस रिपेयर मेंटेनेंस, जर्नल इंश्योरेंस रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस रिलेटेड टू मोटर व्हीकल्स एंड एयर वेसल एंड एयरक्राफ्ट इफ नॉट एलिजिबल इन क्लॉज ए एंड क्लॉज बी, सॉरी इन क्लॉज ए एंड क्लॉज डबल ए। क्लॉज ए भी क्या बोलता है, जर्नल इंश्योरेंस और रिपेयर मेंटेनेंस एंड सर्विस रिलेटेड टू मोटर व्हीकल, ब्लॉक क्रेडिट है, इसका भी ब्लॉक क्रेडिट है, ये भी, इसका भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। किसका इंश्योरेंस करवाया आपने अपने मोटर व्हीकल का, वेसल का, एयरक्राफ्ट का, या फिर रिपेयर मेंटेनेंस करवाया आपने अपने वेसल का, एयरक्राफ्ट का, या फिर कोई सर्विस करवाई, तो उसका भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप ऊपर एलिजिबल नहीं हो, अगर ऊपर उस गाड़ी का क्या कहते हैं, उस गाड़ी का या फिर उस एयरक्राफ्ट का आपको आईटीसी नहीं मिलता है, तो उनके ऊपर जो आपने ये खर्चे किए, इसका भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अब क्लोज बी पे आओ। क्लोज बी क्या बोलता है, फूड, ब्रेवरेजेस, कैटरिंग, कॉस्मेटिक, ब्यूटी ट्रीटमेंट, प्लास्टिक सर्जरी, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, रेंटिंग, लीजिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल्स, एयरक्राफ्ट एटसेट्रा। अब एक कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को खाना खिलाती है, उस पर जो उसका क्या कहते हैं खर्चा होता है, उस पर उसको जीएसटी चार्ज होता है, उसका वो आईटीसी लेना चाहती है, तो आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके कोई कैटरिंग है तो उसका भी कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। अब मान लो एक कंपनी अपनी डायरेक्टर की क्या करती है, प्लास्टिक सर्जरी करवा देती है या ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा देती है, कॉस्मेटिक कुछ खरीद देती है, तो उस पर जो उन्हें जीएसटी चार्ज हुआ है उसका भी उनको आईटीसी नहीं मिलेगा। ऐसे ही एक कंपनी अगर हेल्थ इंश्योरेंस करवाती है, लाइफ इंश्योरेंस करवाती है, या फिर रेंट पे लेती है, क्योंकि सरकार ने क्या बोला, आप अगर गाड़ी खरीद के दोगे अपने एम्प्लॉयज़ को तो हम उस पर आईटीसी नहीं लेंगे, तो कंपनी ने सोचा खरीद के नहीं देंगे तो हम क्या करते हैं, रेंट पे ले लेते हैं, रेंट पे ले लेंगे तो उस पर जो जीएसटी आएगा उसका हम क्रेडिट ले लेंगे। लेकिन इसलिए क्लोज बी में उन्होंने ये डाल दिया कि रेंटिंग, लीजिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल्स, एयरक्राफ्ट एटसेट्रा, उसका भी आपको क्या नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा, रेंट करने पे भी, लीज करने पे, हायरिंग करने पे भी, और हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन कब मिल जाएगा, एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफाइड पर्पज इन क्लोज ए एंड क्लोज बी। अगर एयरक्राफ्ट का रेंट और लीजिंग, हायरिंग का, मोटर व्हीकल का और वेसल का, ठीक है, पे जो जीएसटी चार्ज होगा उसका क्रेडिट मिल जाएगा आपको। कब, मान लो आपने ड्राइविंग सिखाते हो, आप उसके लिए आपने हायर पे लिया था मोटरसाइकिल को या फिर कार को, वेसल को, एयरक्राफ्ट को, तो उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा क्योंकि वो क्लोज ए में अलाउड था। या आपने फर्दर सप्लाई करने के लिए तो आप हायर पे तो नहीं लोगे, खैर हायर परचेज होता है एक सिस्टम, ठीक है। और इन सभी का आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। इफ ऑल आर यूज फॉर मेकिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। अगर आप क्या कहते हैं खाना बनाते हो, मान लो आप कैटरिंग कंपनी हो, आप खाना बना के लोगों को बेचते हो, आपका बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यही है, खाना बना के लोगों को सर्व करना, तो आपको फूड एंड बेवरेज का आईटीसी मिल जाएगा।
आप कॉस्मेटिक कंपनी हो तो भी आपको उस पर ITC मिल जाएगा। आप ब्यूटी ट्रीटमेंट कंपनी हो तो भी मिल जाएगा। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हो तो ITC जरूर मिल जाएगा। क्लोज बी पढ़ लिया। क्लोज सी देखो, मेंबरशिप ऑफ क्लब, फिटनेस एंड हेल्थ सेंटर। अगर कोई कंपनी अपने मेंबर को, अपने एम्प्लॉयज़ को क्लब की मेंबरशिप दिलाती है, फिटनेस या फिर फिटनेस सेंटर या जिम वगैरह की मेंबरशिप दिलाती है, तो उस पर जो ITC पे करे, उस पर जो GST पे करेंगे उसका भी कोई ITC नहीं मिलेगा। दूसरा क्लोज डी बोलता है ट्रैवल बेनिफिट फॉर वेकेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर कोई कंपनी ट्रैवल का खर्चा करती है एम्प्लॉयज़ के वेकेशंस के लिए तो भी उस पर कोई ITC नहीं दिया जाएगा। प्रोवाइडेड ITC इज़ अवेलेबल, लेकिन प्रोवाइडेड बोल रहा है, ITC इज़ अवेलेबल, ITC आपको मिलेगा कब, वेयर देयर इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉयर टू सप्लाई सेम। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है BCD, अगर ऐसी कोई सरकार की कोई रेगुलेशन है तो आपको ITC मिलेगा। अगर सरकार ने ही बोल रखा है कि आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं आपको उन्हें खाना खिलाना पड़ेगा या ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, या फिर समझो कोई एम्प्लॉय था, कंपनी ने उसको एक सिटी से दूसरी सिटी में भेजा और वहाँ पे जाते जाते उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा चोट आ गई, तो उसके कारण उसकी जान बचाने के लिए वो कुछ प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी, तो उस पर जो खर्चा होगा ना उसका ITC कंपनी को मिल जाएगा। क्योंकि कंपनी के ऊपर क्या आ गई थी, मेडिकल नीड आ गई थी ऐसी, वो फैशन के लिए नहीं करवाया था उन्होंने, मेडिकल नीड थी वहाँ पर, तो उसका ITC मिल जाएगा। या फिर सरकार ने ही बोल रखा, अगर मान लो माइंस होती है ना, माइंस जिस उसमें जो एम्प्लॉयज़ करते हैं उनकी जान को बहुत रिस्क रहता है, तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को कराना पड़ता है। और या गवर्नमेंट की भी रेगुलेशन रहती है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ का हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ, लाइफ इंश्योरेंस करवाओ, तो उस केसेस में क्या होगा, ITC मिल जाएगा। या फिर एम्प्लॉय कोई ज़्यादा स्ट्रेस वाले एक्टिविटी कर रहा है, स्ट्रेस एरिया में काम कर रहा है, तो उसको फिटनेस सेंटर, हेल्थ सेंटर, क्लब में भेज दिया, उसका भी ITC मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रैवल बेनिफिट्स दो, तो भी ITC मिल जाएगा। क्लोज ई, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट व्हेन। ITC नहीं मिलेगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज पे, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, इसके 2 एक्सेप्शन है। इट इज़ एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई। आप डेवलपर हो, आप क्या हो, प्रमोटर या फिर डेवलपर हो, आप बनाते हो फ्लैट्स बना के आगे सप्लाई कर देते हो, तो उसमें जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस लिया आपने तो मिल जाएगा आपको ITC। अदरवाइज आपने पर्सनल पर्पज़ के लिए लिया है या फिर आपने अपनी बिल्डिंग वगैरह की रिपेयर मेंटेनेंस करवाया है, उसके लिए कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस लिया तो आपको उस पर ITC नहीं मिलेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपके लिए प्लांट एंड मशीनरी है तो आपको ITC मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी में से लेकिन आपको ये 3 चीज़ें एक्सक्लूड करके चलनी है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड अदर सिविल स्ट्रक्चर। प्लांट एंड मशीनरी कभी भी लैंड, बिल्डिंग और अदर सिविल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। टेलीकॉम टावर भी प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएगा। पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रेमिसेस, आपने फैक्ट्री के बाहर कोई पाइपलाइन बिछाई है, उसको भी प्लांट एंड मशीनरी में कंसिडर मत करना। एंड थर्ड एक्सेप्शन ये है कि एक्सपेंस फॉर रेनोवेशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एंड एक्सपेंस इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपने कोई ऑफिस की बिल्डिंग पर रेनोवेशन का खर्चा किया है जो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, तो उस पर जो GST चार्ज आया है उसका ITC मिल जाएगा। ITC नहीं मिलेगा गुड्स और सर्विसेज रिसीव बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करने के लिए कोई भी गुड्स और सर्विसेज ली, उस पर जो टैक्स पे किया उसका ITC नहीं मिलेगा। देन क्लोज जी बोलता है इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम ए कंपोजिशन स्कीम पर्सन से आपने कोई भी इनवर्ट सप्लाई कुछ भी परचेज करा, उस पर कोई आपको ITC नहीं मिलेगा। क्लोज एच, इनवर्ट सप्लाई बाय NRTP मतलब नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट गुड्स इम्पोर्टेड बाय इट। NRTP ने कोई भी परचेज करी तो उसको उस पर ITC नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट अगर उसने गुड्स को इम्पोर्ट किया कहीं से। गुड्स और सर्विसेज यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, पर्सनल पर्पस के लिए आपने कोई भी गुड्स खरीदी तो उस पर भी आपको कोई ITC नहीं मिलेगा। ऐसे गुड्स का भी कोई ITC नहीं मिलेगा जो लॉस्ट हो गए, स्टोलन हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, राइट ऑफ कर दिया आपने या फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स। ऐसे गुड्स जो या तो खो गए या चोरी हो गए या फिर टूट गए या फिर आपने राइट ऑफ कर दिया, डिस्पोज कर दिया या फिर गिफ्ट दे दिया, किसी को फ्री सैंपल दे दिए,
तो उसका भी आपको कोई ITC नहीं मिलेगा। और ऐसे टैक्स का भी कोई ITC नहीं मिलेगा जो आपने सेक्शन 74 और 129 और 130 में पे किया है। इन सेक्शन के अंदर आप कौन सा टैक्स पे करते हो? टैक्स पेड एज रिजल्ट ऑफ इवेशन ऑफ टैक्स। जो आपने मतलब टैक्स की चोरी करी थी, आपको पकड़ लिया गया, तो आपने जब आपको पकड़ लिया गया तो आपसे जब टैक्स पे कराया गया तो उसका कोई ITC नहीं लोगे आप।